नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर 12 फरवरी 2023 को कंडक्ट होने वाली पीसीएस जे परीक्षा के लिए जीके पेपर में जो आपके 9 एक्ट प्रिस्क्राइब्ड है उसमें से हम लोग 3rd एक्ट पढ़ेंगे, लैंगिक अपराधों के लिए बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको पॉपुलरली पॉक्सो एक्ट नाम से जाना जाता है। अब पॉक्सो एक्ट 2012 हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसका मतलब है ये नहीं है कि पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 का उसको छोड़ देंगे। पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का था उसके सारे प्रोविजंस को इसमें शामिल कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि अमेंडमेंट से पहले क्या प्रोविजन थे वहाँ पर वो भी बता दी जाएंगे आपको, लेकिन इसको हम लोग पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 के साथ साथ पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ये ध्यान रखिएगा कि सारे अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी इसमें शामिल कर लिए हैं। पॉक्सो एक्ट में हमें कुल मिलाकर 46 धाराओं का अध्ययन करना है, 46 सेक्शंस, और यहाँ पर चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर 9 चैप्टर और 46 सेक्शंस का हमको यहाँ पर अध्ययन करना है। जो जो जरूरी वाले मैं आपको बता दूंगा और जो जो प्रोविजंस जिस सेक्शन जरूरी है वो भी यहाँ पर आपको समझा दिए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसके इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तालिका में दिया क्या क्या है। अध्याय 1 प्रारंभिक है, इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ भाषाओं के बारे में दिया है। देन इसके बाद बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, इसमें लैंगिक अपराध कितने तरीके के हैं उनके बारे में, उनकी शास्ति यानी कि सजा क्या है उसके बारे में है अध्याय 2 में। अध्याय 2 में बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संरक्षण के लिए नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पर जो लैंगिक अपराध है उनकी डेफिनेशन, उनको कैसे यहाँ पे जो है डिफाइन किया गया है अलग अलग तरीके के लैंगिक अपराधों को और उनकी सजाएं क्या क्या होंगी। इस तरीके से कितने प्रकार के लैंगिक अपराधों को इसमें समझाया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 तरीके के हैं। का में दिया हुआ है प्रवेशन लैंगिक हमला उसके लिए दंड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला उसके लिए दंड, लैंगिक हमला उसके लिए दंड, गुरुतर लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न उसके लिए दंड। ठीक है। देन उसके बाद एक और अपराध यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अध्याय 3 में स्पेसिफिक यहाँ पे बताया गया है अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का प्रयोजन और उसके लिए दंड। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग किया जाना और जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला जो चीज़ें हैं वो जोड़ी गई थी अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला जो हुआ था उसमें। फिर अध्याय 4 में दिया हुआ है किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसके करने का प्रयत्न, क्योंकि कई बार हमने देखा था यहाँ पर केसेस में जो ये रिपोर्टें आई थी, जो सबसे मेजर रिपोर्ट आई थी बालकों के प्रति अपराध के बारे में 2007 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें कहा गया था कि कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कई बार जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से बालक के खिलाफ कोई लैंगिक अपराध, उत्पीड़न या कह सकते हैं लैंगिक हमला नहीं भी करता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होता है किसी न किसी तरीके से। कोई रिश्तेदार है अपने पुत्र से लैंगिक हमला करवाता है, किसी बालक को टारगेट करता है, कोई पड़ोसी है वो बालक को टारगेट करता है, किसी अन्य अपराधी से जो है लैंगिक हमला करवाने के लिए परिस्थितियां तैयार करता है, ये सब चीज़ें भी देखी गई थी। तो दुष्प्रेरण के लिए जो है दुष्प्रेरण का प्रयत्न करने के लिए यानी कि लैंगिक अपराध बालक के विरुद्ध हो, प्रत्यक्ष रूप से वह शामिल ना हो उसमें लेकिन परोक्ष रूप से जो शामिल होते हैं व्यक्ति, उनके लिए दंड के प्रावधान यहाँ पर किए गए थे और एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पर दिया गया था कि किसको किसको दुष्प्रेरण का दोषी माना जा सकता है। फिर अध्याय 5 में दिया हुआ है चैप्टर 5 में मामलों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया। ठीक है। अब ये क्यों लाया गया था चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की जरूरत क्यों हमको पड़ी, ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मामलों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बाकायदा डिटेल में दी हुई है सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23 में। ठीक है। और बालकों के अभिकथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट को यहाँ पर इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। और बालिका की चिकित्सकीय परीक्षा कैसे की जाएगी इसके संबंध में भी डिटेल प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। विशेष न्यायालय का गठन यहाँ पे किया गया है। ठीक है। चैप्टर 7 में उसके बाद विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों और साक्ष्य का अभिलेखन कैसे होगा इसके बारे में दिया है। फिर आखिरी चैप्टर प्रकीर्ण है, इसमें विशेषज्ञ आदि की सहायता जो ली जा सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, कतिपय मामलों में धारा 3 से धारा 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना। फिर इसमें अनुकल्पित दंड के बारे में बात की गई है कि जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो दंड वही दिया जाए। इसमें अधिनियम का किसी विधि के अल्पीकरण में ना होना बल्कि इसके प्लस में होना। ठीक है। अधिनियम के बारे में लोग जागरूकता फैलाना किसका काम होगा, अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा, नियम बनाने की शक्ति किसको है और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसको है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार को है और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भी केंद्र सरकार को है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल रहता है, राज्य सरकार का यहाँ पे कम रोल रहता है। अधिनियम की मॉनिटरिंग कौन करते हैं, एनसीपीसीआर करता है, स्टेट पीसीआर करता है यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राजकीय बाल संरक्षण आयोग, ये सब क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग यहाँ पर काम देखते हैं।
अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली जो है कंटेंट पर। लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण, इसको जो है मंजूरी कब मिली थी? 19 जून 2012 को मंजूरी मिली थी। और प्रवर्तन की तारीख भी स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखी गई है कि प्रवर्तन की तारीख केंद्रीय सरकार ने मानी थी कि 14 नवंबर 2012 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया था। अधिनियम के उपबंध प्रवत्त यानी इन्फोर्स्ड माने जाएंगे। यानी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है? अगर ये शब्द पूछें इन्फोर्समेंट डेट बताइए आपके एग्जाम में, तो ये 14 नवंबर 2012 होगी। अगर मंजूरी कब मिली, प्रेसिडेंट असेंट कब मिला, या फिर सिर्फ पूछें कि मंजूर कब हुआ था, तो 19 जून 2012 को। अच्छा, इसमें एक और खास बात है कि जैसे हमने पढ़ा था सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस एक्ट में कि राज्य सरकार जब तक रूल नहीं बनाएंगे तो उनके राज्य में लागू नहीं होगा। जैसे एक्ट तो 2007 ही में आ गया था, लेकिन कुछ राज्यों ने 2009 में रूल बनाए, जैसे कि एमपी 2014 तक में रूल बन पाए, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। तो ऐसा नहीं है, इसमें 14 नवंबर से पूरे देश में हर राज्य में इस अधिनियम के जो है प्रोविजंस प्रवर्तन में आ गए थे, यानी इन्फोर्समेंट में आ गए थे। परिभाषाएं इसमें देखिएगा। परिभाषाएं वैसे तो सेक्शंस में हम लोग देखेंगे, लेकिन जो जरूरी परिभाषा है उसको देख लेते हैं। जैसे सबसे जरूरी परिभाषा कि बालक किसे कहेंगे। बालकों का संरक्षण अधिनियम में तो बालक इसमें माना है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को यहाँ पे बालक माना है। कोई इसमें जो है फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। 18 से कम अगर कोई व्यक्ति है तो वो बालक है इस एक्ट के अनुसार। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत आयु वर्ग के अधीन चाइल्ड या बालक की परिभाषा क्या है, इसको देख लीजिए। पॉक्सो एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से जो कम है वो चाइल्ड है। बाल मजदूर निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम है वह चाइल्ड है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जो 2015 का था, उसमें 14 वर्ष से कम के बच्चे को चाइल्ड कहा है। कंपनी अधिनियम 1948 के हिसाब से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को चाइल्ड कहा गया है। तो अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस में चाइल्ड की परिभाषा दी है अधिनियम में, तो सेक्शन 2 में दी हुई है, और धारा यहाँ पे मतलब धारा 2 और घा में दी हुई है, 2 घा में। और इसके बाद ये बाल संबंधी अश्लील साहित्य यानी कि चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करते हुए जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती थी, उसकी परिभाषा ऐड की गई थी 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से। ध्यान रखिएगा, घा का जोड़ा गया था 2019 के पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डिफाइन किया गया था कि बालक को सम्मिलित करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य या चित्रण इसमें शामिल होगा, जिसके अंतर्गत कोई फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित कोई ऐसी आकृति भी हो सकती है जो बालक होने जैसी लगे या सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित की गई हो, लेकिन बालक का चित्र प्रतीत होने वाली हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन में किसी रियल चाइल्ड का होना जरूरी नहीं है। उसमें कोई कंप्यूटर जनरेटेड जो चाइल्ड की तरीके दिखता हो, अगर वो दिखाया जा रहा है सेक्सुअल एक्ट के लिए, तो वो भी चाइल्ड माना जा सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन को पूरा कर सकता है वो चित्र वगैरह। ठीक है, तो ये बाल अश्लील साहित्य की डेफिनेशन घाका में दी हुई है धारा 2 में। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर प्रवेशन लैंगिक हमले की है, वो इसी एक्ट में आपको धारा 3 में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है घरेलू संबंध। घरेलू संबंध का अर्थ वही लिया जाएगा जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2 के खंड 4 में है। अब ये हमको पढ़ना ही, ये धारा हमारे सिलेबस का भाग है, फिर भी एक बार देख लेते हैं घरेलू संबंध डीवी एक्ट में कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, किस फॉर्म में। डीवी एक्ट में जो डेफिनेशंस वाला सेक्शन है यानी कि सेक्शन 2, इसमें हम देखेंगे सेक्शन 2 के एफ वाले में यानी चा वाले में दिया हुआ है डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स हु लिव और हैव एट एनी टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड वेयर दे आर रिलेटेड बाई कंसैंग्युनिटी, मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, एडॉप्शन और फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर इन अ ज्वाइंट फैमिली। इसमें फिर धार्मिक संस्था का अर्थ यहाँ पर वही लिया जाएगा तो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन उस रूप में अभिविहित कोई न्यायालय से अभिप्रेत है जो कि जनरली एक सेशन कोर्ट होता है, इसके बारे में बताएंगे अभी आपको। विशेष लोक अपयोजक दिया हुआ है धारा 32 में। ठीक है, उन शब्दों और पदों को जिसमें इसमें प्रयुक्त किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है तो उनको कहाँ पे देखा जाएगा, आईपीसी में देखा जाएगा 1860 में, सीआरपीसी 1973 में देखा जाएगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 में देखा जाएगा। अमेंडमेंट से पहले यहाँ पे 2000 लिखा था लेकिन वो अधिनियम अब लागू नहीं होगा। आईटी एक्ट 2000 जो है उसमें परिभाषित जो चीज़ें होंगी उसके वही अर्थ होंगे जो इसमें लिए जाएंगे। ठीक, अब अध्याय 2 जो है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। प्रवेशन लैंगिक हमले को इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें ये जो परिभाषा है प्रवेशन लैंगिक हमले की और लैंगिक उत्पीड़न की, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके संबंध में यूपीपीसीएस क्वेश्चन बना सकता है कई बार परिस्थिति दे करके आपको। जैसे प्रवेशन लैंगिक हमले का यहाँ पर बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दिया गया है का, ख, ग और घा में। प्रवेशन लैंगिक हमला अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये पॉक्सो एक्ट जो है एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, इससे हमको इसी में पता चल जाता है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है,
यानी कि इसमें ना सिर्फ चाइल्ड केवल फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है बल्कि मेल चाइल्ड की बात हो रही है अगर उसके अगेंस्ट भी कोई ऐसा एक्ट किया जाता है। यानी कि बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग प्रवेश करता है, चाहे वो चाइल्ड मेल हो या फीमेल, या फिर मेल चाइल्ड से अपने किसी अंग में ऐसा करवाता है, तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को जो कि लिंग नहीं भी है, किसी भी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा में डालता है और बालक या फिर बालक से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसे ऐसा करवाता है, तो ठीक है, ये भी आ जाएगा प्रवेशन लैंगिक हमले में। यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्रवेशन लैंगिक हमले को पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। बालक के शरीर या किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है यानी मैनिपुलेशन करता है जिससे कि बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या बालक के शरीर के किसी अन्य भाग में प्रवेश कर सके, या बालक के साथ या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवाता है। यानी कि देखो, इसमें ध्यान रखिएगा, जिन अंगों की बात की गई है उसमें मैनिपुलेशन भी शामिल कर दिया, यानी कि हाथ में, वक्ष स्थल पे, जांघों पर उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना लिंग डालने की अगर कोशिश करता है तो उसे भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में लिया जाएगा। ये यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया है। अब ये सब डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी आपके मन में अगर आ रहा हो, तो अगर आप देखते रहते हैं केसेस वगैरह तो आप देखेंगे कि कन्विक्शन के दौरान बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब ये सब प्रश्न किए जाते हैं तो कन्विक्शन में जो मतलब आरोपी या अभियुक्त होता है इन सब हथकंडों का प्रयोग करके बचने की कोशिश करता है कि उसने प्रवेश नहीं किया। ठीक, तो इसमें साफ साफ इसमें पहले ही लिख दिया गया है कि प्रवेश ना भी हुआ हो लिंग का या किसी अन्य वस्तु का, लेकिन किसी भी अंग का अगर ऐसा अभिचालन किया गया है लिंग डालने के लिए तो वो भी जो है प्रवेशन लैंगिक हमले में माना जाएगा। प्रवेशन लैंगिक हमले में आखिरी दिया हुआ है कि बालक के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग में अपना मुंह लगाता है या किसी अन्य व्यक्ति से जो है ऐसा बालक के साथ करवाता है, तो ये भी एग्रवेटेड एक्चुअली प्रवेशन लैंगिक हमले में आएगा। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड क्या बताया गया है, इसमें है कि दोनों भांति से जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जो मतलब कठोर कारावास हो सकता है, सादा कारावास हो सकता है, 10 वर्ष से कम की सजा उसे नहीं हो सकती है। पहले ये 7 वर्ष थी अमेंडमेंट से पहले, ठीक, 10 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। जो 16 वर्ष से कम उम्र की किसी आयु के बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, ध्यान रखिएगा, 16 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर जो प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। अमेंडमेंट से पहले इसकी अवधि जो है 10 वर्ष थी, 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकेगा और ऐसा अभिप्राय होगा कि शेष जीवन काल के लिए कारावास होगा। इसमें इसको दंडित किया जाएगा और जुर्माना का भी ये दायी होगा। एक क्लॉज और जोड़ा गया था अमेंडमेंट में कि उपधारा 1 के अधीन जो जुर्माना लगाया जाएगा वो न्यायोचित और युक्त होगा और उसका संदाय किसको किया जाएगा, पीड़ित को उसके पुनर्वास के लिए। ठीक है, रिहैबिलिटेशन के लिए पीड़ित को जो जुर्माना वसूला जाएगा वो दे दिया जाएगा। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, एग्रवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट इसमें जो है बताया गया है। कुछ ऐसी परिस्थितियां जिसमें जो प्रवेशन लैंगिक हमला होगा उसको एग्रवेटेड यानी गुरुतर बताया गया है। पुलिस अधिकारी अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक पर, ठीक है, कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर लैंगिक हमला करता है। अब सशस्त्र बल और सुरक्षा बल की एक पूरी सूची दी गई है आखिर में कि कौन कौन से सशस्त्र बल और सुरक्षा बल इस कैम्बिट में आएंगे। पूरी सूची नहीं याद रखना है, लेकिन वो किस एक्ट में मतलब किस धारा में वो दिया गया है वो भी मैं आगे बता दूंगा, वो याद कर लीजिएगा आप। लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो आपका एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। जेल का कोई कर्मचारी, अधिकारी, संप्रेक्षण गृह, संरक्षण गृह, सरकार या सरकार के अधीन जो है अभिरक्षा में या देखरेख के लिए अगर किसी बालक को रखा जाता है तो उसका कर्मचारी या प्रबंध करने वाला व्यक्ति अगर जो है प्रवेशन लैंगिक हमला कर देता है अगर किसी बालक पर 18 वर्ष से कम उम्र के मेल या फीमेल पर, तो उसको जो है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट माना जाएगा। अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट का प्रबंध ही या फिर कर्मचारी वृंद यानी कि कोई मतलब मैनेजमेंट से जुड़ा व्यक्ति या फिर कर्मचारी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये भी आपका गुरुतर मामला माना जाएगा। शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था वही जो ऊपर डिफाइन किया गया है धारा 2 में, इसका कर्मचारी होते हुए उस संस्था के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट अगर करता है तो किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। ठीक है, तो किसी समूह में अगर एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है समान आशय से लैंगिक हमला करेंगे तो सभी को जो है उसी तरीके से सजा दी जाएगी जैसे वो अगर अकेले एक कृत्य करता तो सजा दी जाती। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सामूहिक रूप से प्रवेशन लैंगिक हमला अगर कोई कर रहा है तो सभी को अलग अलग सजा मिलेगी उसी हिसाब से। फिर इसमें दिया हुआ है कि घातक आयुध, अग्नायुध, गर्म पदार्थ या संचारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला अगर किसी ने किया तो ये एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट माना जाएगा। बहुत ज़्यादा शारीरिक उपहति कारित करते हुए या शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हुए अगर हमला किया गया है और जनेंद्रियों को जो है जेनाइटल्स को नुकसान पहुंचा दिया गया अगर बहुत ज़्यादा तो ये भी आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला अगर कोई व्यक्ति करता है जिससे बालक शारीरिक रूप से असक्त हो जाता है या फिर मानसिक रूप से, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 2 खंड ख के अधीन मानसिक रूप से अगर रोगी हो जाता है और बालिका की दशा में लैंगिक हमले के परिणाम स्वरूप गर्भवती हो जाती है या फिर उसे HIV हो जाता है, ठीक है,
उसके बालक की या तो मृत्यु भी हो जाती है उस पेनिट्रेटिव असॉल्ट से, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए अगर कोई पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है, बालक से एक से अधिक बार या बार बार जो है पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है तो ये भी आपका गुरुतर मामला माना जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है तो ये भी आपका एक एग्रेवेटेड असॉल्ट माना जाएगा। कोई बालक का रक्त से संबंधी, ठीक है, या फिर जो है अडॉप्शन वाले जो है कह सकते हैं रिश्ते से संबंधित संरक्षकता द्वारा गार्जियनशिप में अगर किसी बालक की जो है मतलब ये कह सकते हैं उस पर पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है, माता पिता के साथ घरेलू संबंध रखते हुए या उसके घर में रहते हुए, साझी गृहस्थी में रहते हुए, कोई उसका रिश्तेदार, चाचा, मामा, ये जो है मौसा, अगर ये सब असॉल्ट करता है किसी बालक पर तो वो भी आपका गुरुतर मामला माना जाएगा। बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी, प्रबंधक या कर्मचारी वृंद अगर कोई करता है तो ये भी आपका एग्रेवेटेड असॉल्ट है। बालक के ट्रस्टी या फिर प्राधिकारी के पद पर होते हुए अगर जो है पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है तो ये भी आपका एक गुरुतर मामला है। ये जानते हुए कि अगर बालिका गर्भ से है तब भी अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो ये भी आपका असॉल्ट माना जाएगा। सामुदायिक और पंथिक हिंसा ये शब्द थे 2019 के अधिनियम से ये भी जोड़ दिया गया है कि प्राकृतिक आपदा विपत्ति की स्थिति में या किसी इस ऐसी ही परिस्थिति के दौरान अगर बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जैसे कोविड के दौरान, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई बालक किसी सरकारी अस्पताल के क्वारंटीन में है तो वहाँ पर जो इंचार्ज है अगर वो जो है पेनिट्रेटिव असॉल्ट कर देता है तो ये भी आपको गुरुतर मामला माना जाएगा। प्रवेशन लैंगिक हमला अगर करता है और पूर्व के इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए जो है पहले सजा पा चुका है अगर, तो दोबारा करता है तो भी आपका एक गुरुतर मामला माना जाएगा। बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवस्त्र करता है, नग्न परेड कराता है, नग्न प्रदर्शन कराता है तो भी आपका गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला माना जाएगा। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए दंड ये है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए हम लोग कह सकते हैं दंड है 20 वर्ष से कम की कारावास नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकता है और शेष प्राकृत जीवन नेचुरल लाइफ जो है कारावास में बिताना होगा, जुर्माना भी दिया जाएगा और या तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है, जहाँ कहीं भी कैपिटल पनिशमेंट के बारे में दिया होता है वो धारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछेंगे कि पॉक्सो एक्ट की किस धारा और उपधारा में मृत्युदंड के बारे में उल्लेख किया गया है, तो मृत्यु से दंडित किए जाने के बारे में उल्लेख किया गया है सेक्शन 6 में सबसेक्शन 1 में, ठीक है, मृत्युदंड के बारे में दिया हुआ है। जो जुर्माना यहाँ पे लिया जाएगा वो न्यायोचित होगा और पीड़ित को दे दिया जाएगा उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है, अगर पीड़ित जीवित है तो। लैंगिक हमला क्या है? लैंगिक हमला जो है मतलब जिसमें प्रवेश नहीं किया जाता, मतलब पेनिट्रेशन नहीं किया जाता है, लेकिन लैंगिक आशय से यानी सेक्सुअल इंटेंट से किसी बालक की योनि यानी वजाइना, उसके लिंग को, बालक के अगर बात हो रही है मतलब मेल चाइल्ड के बारे में बात हो रही है तो उसके लिंग को, गुदा को, स्तनों को अगर स्पर्श करता है या बालक से किसी ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श करता है या लैंगिक आशय से कि कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क हुआ हो तो वो लैंगिक हमला कहलाएगा यानी सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। तो सेक्सुअल असॉल्ट ध्यान रखिए, अगर किसी बालक के जनांगों को यानी जेनाइटल्स को अगर टच करता है सेक्सुअल इंटेंट से या फिर अपने जेनाइटल्स को या फिर किसी अन्य व्यक्ति के जेनाइटल्स को जबरदस्ती टच करवाता है तो ये दोनों जो है सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। इसमें जो है कारावास की सजा होगी 3 वर्ष से कम की नहीं हो सकती लेकिन 5 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना भी यहाँ पर जरूर लगाया जाएगा। अब यहाँ पर गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड दिया हुआ है। अभी देखिए गुरुतर लैंगिक हमले में वही होगा जो लैंगिक हमले में होता है, बस वो परिस्थितियां आ जाएंगी जो आपकी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में जो परिस्थितियां होती थी उसके प्रावधान और परिस्थितियां इसमें लागू हो जाएंगी। यानी कि वही अग्नायुध का प्रयोग करके, जो है फायर का प्रयोग करके, एसिड का प्रयोग करके, भय दिखा करके, अस्पताल में, कारावास में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में पुलिस अधिकारी होते हुए, सशस्त्र बल का कोई कर्मचारी अधिकारी होते हुए, किसी जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर का या फिर किसी हम लोग कह सकते हैं सरकार के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था में कस्टडी में किसी बालक के साथ अगर लैंगिक हमला करता है यानी उसके जेनाइटल्स को टच करता है तो आपका गुरुतर लैंगिक हमला कहलाएगा यानी कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। तो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में एक और चीज़ शामिल की गई थी जो थोड़ा सा विशेष मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई डॉक्टर या फिर किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर किसी चाइल्ड को जो है हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लगाता है सेक्सुअल इंटेंट से, ठीक है, हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह उसमें इंसर्ट करता है जिससे वो जल्दी से जो है ग्रो अप कर जाए और सेक्सुअल इंटेंट उसका पूरा हो सके, उस व्यक्ति का जो ऐसा चाह रहा हो कि चाइल्ड को जो है जल्दी मैच्योर करके सेक्सुअल उसका यूज़ किया जाए, तो उसको भी इसी में रखा जाता है गुरुतर लैंगिक हमले में। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड बताया गया है कि इसमें कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगी, उसके लिए दंडित किया जाएगा। उसके बाद लैंगिक उत्पीड़न, उसके लिए दंड बताया गया है। इसमें लैंगिक उत्पीड़न में कोई व्यक्ति कोई ध्वनि कहता है, कोई जो है आवाज़ निकालता है या फिर अंग से इशारा करता है सेक्सुअल इंटेंट से, ठीक है, किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर के का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके, ठीक है, अश्लील प्रयोजनों से किसी प्रारूप में, किसी भी फॉर्मेट में या मीडिया में बालक को कोई ऐसी वस्तु दिखाता है जिससे सेक्सुअल इंटेंट जो है जाहिर हो, बालक को सीधे या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल फॉर्मेट में बार बार निरंतर उसका स्टॉक करता है, पीछा करता है या संपर्क करने की कोशिश करता है तो वो भी आपका जो है लैंगिक उत्पीड़न कहा जाएगा। बालक के शरीर के किसी भाग या बालक को लैंगिक कृत्य में बालक के अंतर्ग्रस्त होने इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय रूप से
गढ़े गए चित्र के माध्यम से उस मतलब उसको धमकी देता है कि उसका मतलब कोई जो है न्यूड फोटो दिखा देगा, भले ही वो मतलब रियल न्यूड फोटो हो या फिर कंप्यूटर जनरेटेड हो। अगर ऐसा करने के लिए धमकाता है तो ये भी आपका लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक को प्रलोभन देता है या फिर उसका परिप्रेषण करता है। अब इसमें ये सब जो चीज़ें बताई गई डेफिनेशन में, इसमें लैंगिक आशय किसी अंतर्वलित तथ्य का प्रश्न होगा। ठीक है, मतलब अगर टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं और उसमें जो है जेनाइटल्स अगर शो कर रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को, वो कोर्स का भाग है, तो ऐसे में सेक्सुअल इंटेंट नहीं होगा। लैंगिक आशय अंतर्वलित है, तथ्य का प्रश्न होगा, यानी इसमें जो है फैक्ट देखा जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ थी। कोई जो है वस्तु अगर दिखाई जा रही है और वो सेक्सुअल इंटेंट से नहीं है, कोई अगर न्यूड फोटो भी है लेकिन वो सेक्सुअल इंटेंट से नहीं है, तो ये लैंगिक उत्पीड़न में नहीं आएगा। ठीक, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड यहाँ पे बताया गया है, कारावास की सजा होगी, अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, धारा 12 में। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड। अश्लील प्रयोजनों के लिए, अश्लील प्रयोजन यहाँ पे क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्रिंटेड फॉर्मेट में या फिर टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेट पर अगर कोई विज्ञापन दे करके या फिर सेल्फ प्रयोग के लिए भी अगर कोई बालक का चित्र वगैरह उतारता है, ठीक है, अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का इंटेंट रखता है, तो ये सजा में आएगा। इसमें स्पष्ट किया गया किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार करने के लिए, पोर्नोग्राफी बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए, पारेषण करने के लिए, उसका प्रकाशन सुकर करने के लिए, वितरण करने के लिए या मुद्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या किसी अन्य तकनीक से किसी बालक को अंतर्वलित करना शामिल है। यानी कि अगर आपका लैपटॉप है, कोई उससे पोर्नोग्राफी शूट करता है या फिर जो है डिजिटल फॉर्मेट में कोई पॉर्न बनाता है, तो उसमें आप जिम्मेदार माने जाएंगे। किसी भी तरीके से अगर आपका कोई वहाँ पे पैसा लगा है किसी पोर्नोग्राफी को शूट करने में जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, या फिर जो है आप उसे साझा करना चाहते हैं या उसके प्रकाशन में आपका जो है आईडी प्रयोग किया गया है, तो ये सब जो है आप उसमें आ जाएंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, चाइल्ड को इन्वॉल्व करते हुए किसी पोर्नोग्राफी में अगर कोई उसे स्टोर करता है, उस पोर्नोग्राफी को बनवाने में उसका पैसा लगा है या फिर उसका जो है डायरेक्टली हाथ है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे धारा 13 में। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड यहाँ पे बताया गया है, 5 वर्ष से कम की सजा इसमें नहीं होगी और जुर्माने से भी जो है दंडित किया जाएगा। अगर ये क्राइम दोबारा किया जाता है तो 7 वर्ष से कम की यहाँ पर कैद नहीं होगी और जुर्माने से यहाँ पे दंडित किया जाएगा। तो अश्लील प्रयोजनों के लिए यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए चाइल्ड का उपयोग करने के लिए ये जो है किसमें बताया गया है 13 में, और इसके लिए दंड किसमें बताया गया है 14 में। इसमें भी ये भी लिखा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शूट करते समय उस पोर्नोग्राफी में, उस पोर्न वीडियो में अगर किसी व्यक्ति का हाथ है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट उस पोर्नोग्राफी में करता हुआ दिखाया जा रहा है रियल में, धारा 3, 5, 7 या 9 जो इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं, अगर वो करता हुआ दिख रहा है तो उनकी अलग से सजा होगी, वो इसी में शामिल नहीं होगा। ये स्पष्ट यहाँ पे किया गया है। ठीक, बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड। अच्छा, ये जो है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि कोई किसी के पास भी अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाई गई तो वो पाया जाता था कि उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन अब जब अमेंडमेंट हुआ, इसमें थोड़ी धाराओं को स्पष्ट किया गया है कि किसको दंडित किया जाएगा, कितना। अगर कोई भी व्यक्ति अश्लील साहित्य को यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी को साझा या पारेषित करने से यानी प्रोपगेट करने, शेयर करने के आशय से अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, और उसे नष्ट करने में यानी डिलीट करने में या फिर ऐसे प्राधिकारी को देने में, जो मतलब जो रीति केंद्र सरकार बनाएगी जिस रूप में कि प्राधिकारी को सबमिट किया जाए चाइल्ड पॉर्न, ऐसा करने में असफल रहता है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना उसको लगाया जाएगा। और अगर बार बार ऐसा करता पाया जाता है तो बाद में उसे 10,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। फिर इसमें जो सेक्शन 15 है उसका उपधारा 2 ये कहती है, अश्लील सामग्री की रिपोर्टिंग के प्रयोजन या न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रोपगेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर शेयर करता है, तो वो किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, ये जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब अगर स्टोर करे हुए है शेयर करने के इंटेंट से लेकिन शेयर नहीं किया गया है तो उसे जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर वो शेयर कर चुका है, डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, ठीक है, तो उसको जो है 3 वर्ष का कारावास यहाँ पे होगा और जुर्माना लगेगा। ये थोड़ा अलग अलग यहाँ पे किया गया था अमेंडमेंट एक्ट से। कोई व्यक्ति जो किसी बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडार करता है यानी स्टोर करता है कॉमर्शियल इंटेंट के लिए, तो उसको 3 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, मतलब कम से कम 3 वर्ष का होगा और 5 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है। और अगर दोबारा वो मतलब इस रूप में जो है पाया जाता है ये काम करता हुआ, तो 5 वर्ष से उसको कम कारावास नहीं होगा लेकिन 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी लगेगा। अब यहाँ पर किसी अपराध के दुष्प्रेषण और उसके करने का प्रयत्न करने के लिए जो है धारा 16 के तहत व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, मतलब धारा 17 के तहत एक्चुअली। धारा 16 में बताया गया कि व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेषण करने में कैसे जो है दोषी होता है। दुष्प्रेषण यानी कि किसी अन्य व्यक्ति से उस अपराध को करवाने के लिए उकसाना या फिर अपनी मौन सहमति देना या फिर उसका परोक्ष रूप से सहयोग करना, उस अपराध को कारित होने के उद्देश्य से सहयोग करना, ये यहाँ पे आता है दुष्प्रेषण में। दुष्प्रेषण के लिए जो है अगर दुष्प्रेषण से परिणाम स्वरूप अगर कृत्य हो गया है तो उसे दंडित किया जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया। यानी कि अगर आप इस एक्ट में दी गई धाराओं के अनुसार कोई अपराध करने में जो है दुष्प्रेरण करते हैं, ठीक है, अपनी मौन सहमति देते हैं और आपकी मौन सहमति से अगर अपराध हो गया तो यहाँ पे दंडित किया जाएगा।
दुष्प्रेरण इसमें स्पष्ट किया गया है कि अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप करा गया तब माना जाता है जब आपकी उकसाहट या आपकी सहमति के अनुसार या षड्यंत्र में आपके शामिल होने से अपराध जो है अगर हो गया हो। किसी अपराध को कारित करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। इस अधिनियम के अधीन जो भी धाराएं ऊपर दी गई हैं उस अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, या फिर अपराध को करवाएगा, तो ऐसे प्रयत्न में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा तो अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के ऐसे कारावास से जो उसकी अवधि से आधा होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने का प्रयत्न बस करता पाया जाता है, करता नहीं है, ठीक है, तो उसे जो है उस कारावास की आधी अवधि का कारावास होगा, ठीक है। मामलों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया बताई गई है 19 में। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट कर सकता है, किसको, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को करेगा या स्थानीय पुलिस को करेगा। और इसमें उपधारा 2(1) के अधीन दी गई रिपोर्टों में एक प्रविष्टि संख्या एंट्री की जाएगी, सूचना देने वाले को पढ़ के सुनाई जाएगी और पुलिस यूनिट द्वारा रखे जाने वाली पुस्तिका में उसकी एंट्री की जाएगी। इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट अगर बच्चा कर रहा है तो उसे ऐसी सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा जिससे बालक आसानी से उस रिपोर्ट में बताई गई बातों को समझ सके। अगर बालक नहीं समझ पाता है तो इसके लिए दुभाषी वगैरह अनुवादक का प्रबंध किया जाएगा जो ऐसा ही आहर्ताएं रखता हो कि बालक को ये सब चीज़ें समझा सके। इसमें ये कहा गया है कि अगर स्थानीय पुलिस यूनिट या फिर जो है स्थानीय पुलिस किशोर यूनिट को लगता है कि संरक्षण की आवश्यकता है तो 24 घंटे के भीतर कार्डों को लेखबद्ध करके जो है उसको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, और निकटतम अस्पताल या जो भी संरक्षण गृह राज्य सरकार ने बनवाया होगा उसमें उसको रखा जाएगा। किशोर पुलिस यूनिट या फिर स्थानीय पुलिस को अगर लग जाता है कि 24 घंटे की अवधि के भीतर जो है उसे बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय में जो है प्रस्तुत करना जरूरी है तो ऐसा करेंगे। विशेष न्यायालय यहाँ पर कोई विशेष न्यायालय हो सकता है या फिर कोई ऐसा सेशन कोर्ट हो सकता है जिसको विशेष न्यायालय यहाँ पे कहा गया हो या बनाया गया हो वहाँ पे। इसमें उपधारा 7 में एक चीज़ लिखी हुई है कि सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति पर कोई सिविल या फिर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है अगर कोई गुड फेथ में कोई क्राइम रिपोर्ट करता है तो अपराधों को रिपोर्ट करना दिया गया है सेक्शन 19 में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद दिया हुआ है मामले को रिपोर्ट करने में मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता। अगर कोई मीडिया स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधा चलाता है तो उसकी बाध्यता होगी कि वो मामलों को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे अगर स्टूडियो है कोई, अगर वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है पब्लिश करवाने के लिए या फिर उसका प्रिंट बनवाने के लिए आता है तो फोटो स्टूडियो का काम होगा कि वो पुलिस को जानकारी दे। फिर 21 में दिया गया कि ऐसे मामलों को अगर कोई रिपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए दंड भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति या फिर कोई मीडिया संस्थान या फिर कोई भी फोटो स्टूडियो वगैरह या फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिसके सामने इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, ठीक है, और वो रिपोर्ट नहीं करता है तो वो जो है अपराधी माना जाएगा। कोई पुलिस अधिकारी या फिर किशोर पुलिस यूनिट का कोई व्यक्ति अगर रिपोर्ट लिखने में असफल रहता है और बाद में सामने आता है कि हाँ अपराध हुआ है तो 6 मास तक का जो कारावास है वो दिया जा सकेगा ऐसे व्यक्तियों को। कोई कंपनी या संस्था का कोई इंचार्ज अपने कर्मचारी द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए लाइबल होगा, मतलब उसे रिपोर्ट करने के लिए में अगर विफल रहता है, अगर कोई कंपनी का इंचार्ज उसको लगता है कि किसी उसके सबॉर्डिनेट ने ऐसा कोई क्राइम किया है जो इस एक्ट के अंतर्गत आता है और वो रिपोर्ट नहीं करता है और ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ उसने रिपोर्ट नहीं किया उसकी जानकारी में होने के बावजूद भी, तो 1 वर्ष तक का उसको कारावास हो सकेगा। फॉर इंस्टेंस कोई अगर हॉस्टल का वार्डन है और उसके अधीन काम करने वाले किसी कर्मचारी ने किसी बच्चे के साथ मतलब कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट या फिर पेनिट्रेटिव असॉल्ट या फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट किया है और वो दर्ज नहीं करवाता रिपोर्ट जानते हुए कि उसने किया है तो 1 वर्ष तक का कारावास वार्डन को भी होगा। उपधारा के अधिनियम किसी बालक पर ये नियम लागू नहीं होंगे, मतलब कोई बालक अगर है, मतलब किसी 2 बच्चे हैं, एक का मतलब सेक्सुअल असॉल्ट होता है एक पर और दूसरा उसका घनिष्ठ मित्र नहीं रिपोर्ट कर पाता है तो उस बालक पर ये नियम लागू नहीं होंगे। रिपोर्ट न करने का दंड उस बालक को नहीं दिया जाएगा जो सेक्सुअल असॉल्ट के पीड़ित बालक का मित्र था। अब मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड भी यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे झूठी रिपोर्ट के लिए भी दंड दिया जाएगा। जो व्यक्ति धारा 3, 7, 5, 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी को अपमानित करने, धमकाने या फिर उसको उकसाने या मानहानि करने मात्र से मिथ्या परिवाद करेगा और मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, उसको 6 मास तक का कारावास हो सकेगा या फिर दंडित किया जाएगा। जहाँ कोई बालक अगर झूठी रिपोर्ट करता है तो बालक पर कोई दंड यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा मतलब सरकार ने माना होगा कि बालक जो है गलती से भी जो है ऐसा मान सकता है कि उसके साथ कोई असॉल्ट किया गया है, जबकि वो गुड फेथ में किया गया कोई कार्य हो तो दंडित नहीं किया जाएगा बालक को ऐसी रिपोर्ट करने पर। बालक नहीं होते हुए बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद जो है करेगा या फिर मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, यानी कि कोई बालक है, ठीक है, और कोई उसका गार्जियन है, जानबूझ करके किसी के नामक व्यक्ति पर यह आरोप लगाता है कि उसने बी के साथ कोई असॉल्ट किया है, जबकि ऐसा बाद में सिद्ध हो जाता है कि के ने कुछ नहीं किया बी के साथ, तो जी जो है अपने मतलब ये बी नामक बालक को विक्टिमाइज करने के लिए 1 साल तक के कारावास का यहाँ पे भागीदार बनेगा। मतलब अगर किसी बालक के मतलब बालक को आप जो है बना करके विक्टिम बना करके पेश करते हैं और जबकि उसके साथ कोई अपराध नहीं हुआ हो और रिपोर्ट लिखाते हैं किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, बाद में प्रूफ हो जाए कि रिपोर्ट झूठी थी तो 1 वर्ष का कारावास उस व्यक्ति को होगा।
मीडिया के लिए यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई कि जब तक कोर्ट आदेश न दे किसी भी मामले में प्राइवेसी को यहाँ पे मेंटेन रखा जाएगा मीडिया के द्वारा। और अगर प्राइवेसी में जो है कोई कोताही बरती जाती है किसी मीडिया के द्वारा, कोई फोटो बालक का पता, फोटो माता पिता की फोटो, उनका पता, विद्यालय का पता, ये सब अगर वायरल करने में मीडिया का हाथ है तो 6 माह तक का यहाँ पे कारावास हो सकता है। 6 माह से कम नहीं और 1 वर्ष तक जो कारावास हो सकता है मीडिया संस्थान के व्यक्ति को। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोई पब्लिशर, ठीक है, और कोई पार्टनर, संयुक्त या पृथक रूप से कोई कर्मचारी अगर ऐसी रिपोर्टिंग करता है, बालक जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया जाता है, उसकी प्राइवेसी को भंग करता है, तो उस मीडिया संस्थान का जो इंचार्ज है वो भी जो है दायित्वाधीन होगा, यानी कि उसका भी यहाँ पे लाइबिलिटी होगी। तो मीडिया के लिए प्रक्रिया और दंड कहाँ पे बताया गया है? धारा 23 में। धारा 23 में जो है प्रक्रिया बताई गई है और लाइबिलिटी बताई गई है उपधारा 1, 2, 3 में, और 4 में बताया गया है कि अगर मीडिया संस्थान या फिर मीडिया से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर चाइल्ड की प्राइवेसी मेंटेन करने में असफल रहता है या फिर जानबूझ करके उसकी प्राइवेसी पर अतिक्रमण करता है, उसकी मतलब प्राइवेट जानकारी को साझा करता है, पब्लिक करता है, तो उस पर क्या दंड दिया जाएगा? ये दिया हुआ है सबसेक्शन 4 में। बालक के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया बताई गई है 24 में। सेक्शन 24 में फर्स्ट बताया गया कि बालक के कथन को बालक के निवास या ऐसे किसी स्थान पर, साधारण निवास पर जो है या फिर उसकी पसंद के स्थान पर ही लिखा जाए उसकी रिपोर्ट को, और उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून, यानी कि कम से कम जो है सब इंस्पेक्टर की रैंक तक की कोई महिला पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखे जहां तक संभव हो। अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं उपलब्ध है तो पुरुष उप निरीक्षक की रैंक वाला पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिख सकता है। इसमें लिखा है कि जो भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, वर्दी में बयान नहीं लेंगे। अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय सुनिश्चित करेगा कि बालक मतलब किसी भी समय अभियुक्त से संपर्क में न आए, बालक अभियुक्त के सामने ना पड़े किसी भी तरीके से। रात्रि में पुलिस स्टेशन पर निरुद्ध नहीं किया जाएगा बालक को किसी भी हालत में। अगर बालक की कस्टडी जरूरी है तो उसे कस्टडी होम में भेजा जाएगा या फिर किसी भी अन्य जगह पर, लेकिन पुलिस स्टेशन में बालक को नहीं रोका जाएगा। पुलिस अधिकारी का एक काम होगा सुनिश्चित करना कि बालक की पहचान मीडिया में उपलब्ध ना हो तब तक विशेष न्यायालय ऐसा कोई आदेश न दे जो बालक के हित में हो। मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन कैसे होगा ये भी बताया गया। मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटीज़ हैं वो बताया गया है सेक्शन 25 में। इसमें कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है बालक का बयान, और उसमें अंतर्विनिष्ट किसी भी बात के होते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 164 के अधीन जो उपधारा 1 में जो प्रथम परंतुक है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में ही जो है बयान होगा जो है पीड़ित का या फिर जो परिवाद करता है, ये इसमें लागू नहीं होगा। मतलब मजिस्ट्रेट जो 164 का जो हम लोग कह सकते हैं उपधारा 1 है उसका उल्लंघन कर सकता है, उसकी ये पावर इसमें दी गई है सेक्शन 25 में। यहाँ पे जैसे सीआरपीसी 1973 में दिया है, संस्वीकृतियों और कथन को अभिलिखित करना मजिस्ट्रेट द्वारा। कोई महानगर मजिस्ट्रेट, नायब मजिस्ट्रेट या किसी भी मामले में उसकी अधिकारता हो या नहीं, किसी भी अन्य विधि के अधीन अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय संस्वीकृतियों या कथन का अभिलेखन कर सकता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है क्लॉज 1 में कि जो है किसी भी संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में जो है किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये पॉक्सो एक्ट है इसमें जो धारा है इसमें कहा गया है कि मजिस्ट्रेट इस सेक्शन से डू अवे कर सकता है, उसको छूट दी गई मजिस्ट्रेट को कि जरूरी नहीं कि अभियुक्त के अधिवक्ता की स्थिति में ही बालक के बयान दर्ज किए जाएं, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति के बिना भी बालक के जो बयान है वो दर्ज कराए जा सकते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 में कि जब इस धारा 173 के अधीन पुलिस की अंतिम रिपोर्ट यानी चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो उसकी एक प्रति बालक और उसके माता पिता या जो भी प्रतिनिधि होगा उसको दे दी जाएगी चार्जशीट की फोटोकॉपी। अब जो ये बयान दर्ज किए जाएंगे बालक के मजिस्ट्रेट के सामने, उसके संबंध में कुछ अतिरिक्त उपबंध दिए गए हैं जो हम लोग कह सकते हैं एसेंस है इस पॉक्सो एक्ट का, क्योंकि जो पहले धाराएं उपलब्ध थी आईपीसी में वो इसीलिए इनसफिशिएंट कही गई थी क्योंकि बालक को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह पर अपना बयान देते समय वो डर सकते हैं, ठीक है, अपने बयान से मुकर सकते हैं या फिर डराए जा सकते हैं या फिर धमकाए जा सकते हैं, ठीक है। जो पुरानी प्रक्रिया थी इसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए गए थे कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस फॉलो की जाए बालक का बयान दर्ज कराने में, एविडेंस दर्ज कराने में। तो पॉक्सो एक्ट का एसेंस जो है सेक्शन 26 में है। इसमें लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसमें बालक भरोसा करता है उसके उपस्थिति में जो है बालक द्वारा बोले गए के अनुसार अभिलिखित करेगा, ठीक है। समय समय पर अन्य मजिस्ट्रेट्स ने भी और हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि ये ध्यान रखा जाए बालक का बयान दर्ज करते समय कि बालक जो बोलेगा उसके हिसाब से लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि बालक जिसकी आयु मान लीजिए 10 से कम है तो वो इतना भी नहीं जानता कि उसके जेनाइटल्स को क्या कहते हैं और उसके जेनाइटल्स को कोई व्यक्ति ने किस प्रकार जो है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की है। तो जो जैसा बताता है वैसा लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ आवश्यक है मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक, दुभाषीय का, उसके टीचर का जो है उपयोग कर सकता है और उसको फी वगैरह दी जाएगी। मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या शारीरिक निशक्तता वाले बालक के मामले में विशेष उसके शिक्षक या बालक के कह सकते हैं कस्टोडियन या फिर थेरेपिस्ट की सहायता लेंगे, ठीक। जहां संभव मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बालक का कथन जो है ऑडियो वीडियो कैप्चर भी किया जाए उसका, ठीक है, मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड भी उसका बनाया जाए कथन का।
बालक की चिकित्सकीय परीक्षा के बारे में दिए गए उपबंध की चिकित्सकीय परीक्षा तुरंत कराई जाएगी अगर ये लगता है कि उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई जानी चाहिए, भले ही उस समय तक एफआईआर दर्ज हो पाई हो या फिर ना हो पाई हो। पीड़ित अगर कोई बालिका है तो चिकित्सा परीक्षा किसी महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, लिखा हुआ है। चिकित्सकीय परीक्षा के दौरान माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी जिस पर बालक भरोसा करता हो। और इसमें लिखा है बालक के माता पिता या अन्य किसी व्यक्ति बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण अगर उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो चिकित्सकीय परीक्षा चिकित्सा संस्था के प्रमुख के द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति जो कि महिला हो उसके उपस्थिति में की जाएगी। विशेष न्यायालय के बारे में बताया गया भाई, विशेष न्यायालय गठन दिया गया है 28 में, ठीक है। विशेष न्यायालय कैसे बनेंगे? राज्य सरकार उच्च न्यायाधीश जो होगा उस स्टेट में उस मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके जिले में जो है अपराध का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगी। यानी कि एक सेशंस कोर्ट होगा, उसी को इस पर्टिकुलर एक्ट के अपराध के लिए जो है नियुक्त किया जाएगा अपराध की सुनवाई करने के लिए। इसमें सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध किए गए हैं उसका विचारण भी ये विशेष न्यायालय कर सकेगा। और सीआरपीसी 1973 के अधीन अगर कोई जो है दंड देना है अभियुक्त को तो वो भी जो है अधिकारिता ये सेशन कोर्ट या फिर विशेष न्यायालय रखेगा अपने पास। इसमें कहा गया है कि जो भी प्रोविजंस इस अधिनियम में है और आईटी एक्ट 2000 में अधिनियम की धारा 67 खा में जो दिया हुआ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसके संबंध में भी दंड यहाँ पे दिया जा सकेगा इसी विशेष न्यायालय में, ठीक है। यानी आईटी एक्ट की धारा 67 खा के तहत किए गए अपराध की सुनवाई भी विशेष न्यायालय कर सकेगा। आईटी एक्ट 67 खा में क्या है ब्रीफली देख लेते हैं। आईटी एक्ट 67 खा में लिखा हुआ है कामुकता व्यक्त करने वाला कोई कार्य आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करना और उसके लिए दंड। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई सामग्री प्रकाशित या पारित करेगा कोई व्यक्ति या प्रकाशित या प्रोपगेट करेगा जिसमें कामुकता व्यक्त करने वाले कोई कार्य आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है, अश्लील या अभद्र या कामुकता व्यक्त करने वाली रीति में बालक का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ करता है, संग्रहित करता है, प्राप्त करता है, पढ़ता है या फिर उसे बढ़ावा देता है, आदान प्रदान करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये सब चीज़ों में जो है उसे ट्राई किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलेगा। इसमें दो सिद्धि होने पर किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 10 लाख रुपए तक हो सकेगा। और दूसरी बार 2 सिद्धि होने पर 7 वर्ष तक की कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो विशेष न्यायालय जो बनेगा पॉक्सो एक्ट के तहत वो इस धारा की भी सुनवाई कर सकता है। अब इसमें कतिपय अपराधों के संबंध में एक उपधारणा के बारे में भी कहा गया है कि विशेष न्यायालय ये उपधारणा रख सकेगा कि व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक व्यक्ति ये साबित न कर दे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अभियुक्त के ऊपर होगा, एक्यूज्ड के ऊपर होगा कि वो साबित करे कि उसने नहीं किया। न्यायालय ये मान सकता है कि हाँ उसी ने किया है। आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा, इसमें कहा गया है कि इंटेंट के संबंध में कोई व्यक्ति सीधे तौर पर नकार नहीं सकता कि उसका इंटेंट नहीं था, उसने उस इंटेंट से चाइल्ड को टच नहीं किया, लेकिन इसमें कहा गया है कि न्यायालय ये मान के चल सकता है कि हाँ उसने उसी इंटेंट से चाइल्ड को टच किया है। हालांकि ये जो है प्रतिरक्षा दी जाएगी अभियुक्त को कि वो साबित कर सके अपनी अभियोजन में कि उसने आरोपित कृत्य में कोई ऐसी मानसिक दशा नहीं रखी थी, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि इतना एक्सट्रीम जाने की क्या जरूरत थी इन धाराओं में, सेक्शन 29 और 30 की जरूरत क्या थी आखिर? जरूरत इसलिए थी क्योंकि जब जो ट्रायल होता है, ट्रायल में जो एक्यूज्ड के जो लॉयर या फिर लीगल प्रैक्टिशनर होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा केस को उलझाने का प्रयत्न करते हैं और वो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ चाइल्ड पर डालने की कोशिश करते हैं। और चाइल्ड जब कभी भी अपनी वोकैबुलरी में स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाता है कि उसके साथ जो है सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका हुआ है, अगर वो नहीं अपने शब्दों में बयान कर पाता है तो कई बार अभियुक्त बच निकलते हैं इससे, ठीक है। तो इसलिए जो है 29 और 30 की भी आवश्यकता थी पॉक्सो एक्ट में। इसमें लिखा है 31 में कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लागू जो सेशन न्यायालय की जो शक्तियां होती हैं उसके समान विशेष न्यायालय जो है ट्रायल कर सकेगा। ट्रायल कंडक्ट किस प्रकार से होगा? जैसे सेशन न्यायालय को शक्तियां दी गई हैं सीआरपीसी 1973 में, उसी प्रकार विशेष न्यायालय को भी इस एक्ट के तहत मिलेंगी। विशेष लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है 32 में। मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार विशेष न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और धारा 2 में उसकी क्वालिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है कि तभी एलिजिबल होगा जब उसने कम से कम 7 वर्ष तक लॉयर के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, ठीक। उसके बाद अध्याय 8 में हम देखेंगे विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, शक्तियां और साक्ष्य का अभिलेखन। विशेष न्यायालय को शक्तियां यहाँ पर इसलिए दी गई जिससे वो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस फॉलो कर सकें। जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक्यूज्ड का जो वकील है डायरेक्टली बालक से सवाल नहीं कर सकता है, मजिस्ट्रेट कभी अलाउ ही नहीं करते हैं इसके लिए कई बार कि जो एक्यूज्ड का वकील है डायरेक्टली सवाल करे। वो कह देते हैं कि सवाल आप सबमिट कर दीजिए, मजिस्ट्रेट पूछ लेंगे बालक से सवाल, ठीक है। लगातार ब्रेक वगैरह भी दे सकते हैं मजिस्ट्रेट कार्रवाई के दौरान भी बालक को, अगर वो ऐसा महसूस करते हैं। मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेंगे इस सेक्शन 33 के तहत कि एक्यूज्ड का वकील है किसी भी तरीके से बालक से कोई ऐसा प्रश्न ना पूछे जो भड़काऊ हो, जो उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सके या फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हुए पूछा जाए।
तो इसमें ये वाली उपधारा जरूरी है। सेक्शन 33(2) में लिखा हुआ है कि अभियोजक या अभियुक्त का जो काउंसिल यानी कि वकील होगा, बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा और उस क्रम से उन प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा। यानी कि जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं लीगल प्रैक्टिशनर, उन्हें पहले ही बताना होगा मजिस्ट्रेट को, और फिर वो प्रश्न जो है पूछ सकेंगे बालक से। और कई बार जो है मजिस्ट्रेट डायरेक्टली नहीं पूछने देते हैं, खुद ही पूछ लेते हैं वह प्रश्न। फिर इसमें भी ये कहा गया है सेक्शन आपके 33 सब सेक्शन 9 में कि इसमें सीआरपीसी 1973 के तहत सेशन कोर्ट को जो शक्तियां दी गई हैं दंड प्रक्रिया संहिता में जो है विचार करने के लिए, वही विशेष न्यायालयों को इसमें मिलेंगी। उसके बाद 34 में बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण करते समय मामले की प्रक्रिया क्या होगी। 34 में दिया गया है कि अगर ये पॉक्सो एक्ट में बालक द्वारा अपराध किए गए हैं, यानी कि चिल्ड्रेन द्वारा, जो 18 वर्ष से कम है, उसने पॉक्सो एक्ट के तहत किसी अन्य चिल्ड्रेन के साथ अपराध किया है, तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अधीन ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 2 और 3 में स्किप कर रहा हूँ। 2 में लिखा हुआ है कि अगर ये प्रश्न उठता है कि जो है बालक जो है 18 वर्ष से कम का नहीं है, ज़्यादा का है, तो न्यायालय इसमें अपना संज्ञान लेगा और उचित कार्रवाई करेगा असरटेन करने के लिए बालक की आयु 18 है कि नहीं। क्लॉज 3 में दिया हुआ है, सबसेक्शन 3 में यहाँ पे कि किसी भी बाद में जो कार्रवाई धारा 34 के तहत की जाएगी, बाद में उसको अविधिमान्य नहीं माना जा सकता, यानी कि लीगली वॉइड नहीं माना जा सकता उस कार्रवाई को जो इस एक्ट में सेक्शन 34 के तहत की गई हो, बाद में ये समझते हुए कि कार्रवाई करते समय बालक की आयु 18 नहीं थी, ठीक। तो ये है यहाँ पे बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने और मामले का निपटारा करने के लिए अवधि भी यहाँ पर बताई गई है। जनरली किसी एक्ट में अवधि नहीं दी रहती है, इसमें अवधि है कि बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के कारण यदि कोई हो तो इसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा। यानी कि अगर एक बार कॉग्निजेंस ले ली है न्यायालय ने, विशेष न्यायालय ने, तो बालक का जो एविडेंस यानी कि जो स्टेटमेंट है वो 30 दिन के भीतर लिया जाना चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो उसको लिखा जाएगा। अपराध का संज्ञान लिए जाने के 1 वर्ष के भीतर जो है विचारण सुनिश्चित करेगा न्यायालय। सजा सुनाना होगा या फिर अभियुक्त को रिहा करना होगा, जो भी होगा 1 वर्ष के भीतर करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना, ये बड़ा जरूरी है कि स्टेटमेंट दर्ज कराते समय मजिस्ट्रेट ही सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी तरीके से अभियुक्त को ना देखे, ठीक है, अपनी आंखों से अभियुक्त को ना देखे, और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो अभियुक्त है वह बालक के बयान को सुन सके और अभियुक्त का अभिवक्ता भी बालक के बयान को सुन सके। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, एकल दृश्य दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, पर्दा वगैरह कुछ भी ऐसे जो है प्रॉप्स जो हैं ये प्रयोग कर सकता है मजिस्ट्रेट, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अपना बयान दर्ज कराते समय अभियुक्त को ना देखे बालक, और साथ ही अभियुक्त और उसके वकील भी बालक के बयान को सुन पाएं। विचारण का बंद कमरे में संचालन करने का उपबंध किया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि बंद कमरे में जो है केस जो है ट्रायल किया जाना चाहिए तो वैसा कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी भी तरीके से न्यायालय में बालक का स्टेटमेंट नहीं लिया जा सकता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 284 का प्रयोग करते हुए कमीशन जो है इशू कर सकता है, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर सकता है जो अन्य किसी स्थान पर न्यायालय के अलावा जाकर के बालक का बयान दर्ज करा सकें। फिर 38 में दिया हुआ है कि साक्ष्य अभिलिखित करते समय किसी दुभाषीय, विशेषज्ञ, काउंसलर, थेरेपिस्ट वगैरह की भी सहायता ली जा सकती है। प्रकीर्ण में आपको पता है विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गदर्शन, ठीक है। विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार होगा कि उसे एक जो है लीगल काउंसिल प्रोवाइड करवाया जाए, और अगर विधिक काउंसिल का व्यय उठाने में असमर्थ है तो विधिक सहायता प्राधिकरण उसको वकील उपलब्ध कराए। कतिपय मामलों में धारा 3 से 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना है, किस लिए नहीं होंगे, चिकित्सकीय परीक्षा, चिकित्सकीय उपचार के दौरान अगर बालक के जेनिटल्स को अगर कोई डॉक्टर टच करता है तो उसमें जो है सेक्सुअल असॉल्ट का उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जब चिकित्सकीय उपचार हो रहा हो माता पिता या संरक्षक की सहमति से, तो उसमें अगर जेनिटल्स को टच किया गया है, उस पर अगर मुंह भी लगाया गया है तो वो जो है नहीं आएगा इस मामलों में, धारा 3 से 13 में। अनुकल्पित दंड के बारे में लिखा है कि अगर कोई ऐसा दंड संहिता है जो इससे ज़्यादा दंड देता है तो ज़्यादा दंड दिया जा सकेगा इस अपराधों के अंतर्गत। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना, सीआरपीसी या फिर कोई भी अन्य धारा है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके किसी उपबंधों को ये अल्प करेगा, जबकि अमेंडमेंट जब से हो चुका है तो ये खैर कोई उतना जरूरी बचा भी नहीं अनुकल्पित दंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा सजा इसी पॉक्सो एक्ट में की गई है, 20 वर्ष मृत्युदंड सब इसमें लागू कर दिया है, तो कोई भी दंड जो है इसके अनुकल्पी में है ही नहीं एक्चुअली में। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है पॉक्सो के अलावा, सबसे ज़्यादा पनिशमेंट ज़्यादा डिग्री की इसी में जो है बताई गई है। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता और अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए प्राधिकारियों को प्रशिक्षण करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेंगे। जैसे अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने का काम राज्य सरकार करेगी, जहाँ कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे पब्लिक सेक्टर के हों, जहाँ पर बालक रहते हों, काम करते हों, जो है पढ़ते हों, हॉस्टल हो, कोई सरकारी हॉस्टल हो, वहाँ पे ये पॉक्सो एक्ट के अधिनियमों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, ठीक। और प्राधिकारियों को, अधिकारियों को राज्य सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को पॉक्सो एक्ट में जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस फॉलो करनी है उसमें प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करेगी राज्य सरकार।
ठीक है, कि किसी भी तरीके से जो पुलिस वाले हैं, भले ही मान लीजिए बहुत पहले के नियुक्त पुलिस वाले हैं, उनको चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसेस अगर नहीं पता है तो उसका प्रशिक्षण करवाया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा धारा 43 के तहत। अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग कौन करेगा? एनसीपीसीआर करेगा और स्टेट पीसीआर करेगा, ये मैंने आपको बताया। नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर राज्य सरकार को नहीं होगी, सिर्फ केंद्र सरकार को होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी केंद्र सरकार। और इसमें कई सारी धाराओं में जो जैसे बालक को सम्मिलित करने वाली किसी भी रूप में अश्लील सामग्री को मिटाने या नष्ट करने या अभिवित प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार ही बताएगी। ऐसी कुछ अन्य प्रक्रियाएं हैं जैसे दुभाषी या शिक्षक या थेरेपिस्ट की मदद लेने की जो रीति है वो भी या जो उनकी फीस लगेगी वो भी केंद्र सरकार ही बताएगी। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति यहाँ पर केंद्र सरकार के पास है। और जो मैंने बताया एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में जिन सशस्त्र बलों की बात की गई है वो किसमें दिए हुए हैं? धारा 2 में। ठीक है, धारा 2 में जिन सशस्त्र बल और सुरक्षा बल की बात की गई है वो नीचे पूरी सूची दी है एक्ट में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक।